हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 13 विच टॉक्स अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। नाउ एज द नेम सजेस्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का मतलब क्या है? देखो, आर्बिट्रेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे वो इन डेप्थ स्टडी होगी। फुल मॉड्यूल हम इसमें कवर करेंगे। प्लस ये टॉपिक नॉट ओनली एट दिस लेवल बट आने वाले हर लेवल पे आपके बहुत काम आने वाला है। इवन आप देखोगे, आर्बिट्रेटर जो पार्टी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराती है उसे हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। हम समझेंगे उसके बारे में। वो एक सीएस भी हो सकता है। सो आप समझ लो, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एकेडमिक्स बट एज अ प्रोफेशनल आपके कितने इंपॉर्टेंस का है ये पर्टिकुलर चैप्टर। इवन एट द फाइनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, ड्राफ्टिंग एक सब्जेक्ट है जो शांतनु सर पढ़ाते हैं। उसमें आप देखोगे इस पे डीड्स भी आती हैं कि ड्राफ्ट करना है आपको एक आर्बिट्रल अवार्ड या फिर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो मतलब क्या है कि कंसेप्ट और बेस हमारा अगर स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, तो फिर हम इस पे डीड भी बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? देखो, आजकल के टाइम पे सिनेरियो या सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हर कोई इतना बिजी है कि नोबडी इज सो फ्री कि वो हर एक लड़ाई को सॉल्व करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, नॉक नॉक करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कोर्ट जाना मतलब अपनी आधी जिंदगी कोर्ट को देना है ना। ये मैं सही बोल रही हूँ ना? ये आप भी मानते होंगे। आपने देखा होगा कितने केसेस, सनी देओल का डायलॉग क्या है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एंड ऑब्वियसली इट इज ट्रू कि आपकी हेयरिंग पे हेयरिंग चलती जाती है। एंड हम बोल तो देते हैं कि हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है, बट वो जो हेयरिंग की डेट आनी भी आप समझ लो कि भगवान का वरदान है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हेयरिंग मिल जाए। मतलब क्या है? कोर्ट में अपनी लड़ाई को सुलझवाना या कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना इज नॉट एन इजी टास्क। ये हम सब जानते हैं। अब कोर्ट भी नहीं चाहेगा, हमारी जुडिशरी भी नहीं चाहती कि अननेसेसरी बर्डन हम उन पे इम्पोज करें कि भाई ठीक है, आपके बीच दो पार्टीज में कमर्शियल ट्रांजैक्शन को लेके, बेसिकली कमर्शियल ट्रांजैक्शन को लेके या किसी और मैटर को लेके अगर डिस्प्यूट हुआ है तो आप कोर्ट के पास आओ। एंड ऑब्वियसली कोर्ट ऑलरेडी इतना बर्डन हो चुका है, उस पर इतने ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं कि आपको मतलब वो नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप हर एक मैटर कोर्ट पे लेके आओ। तो क्या हुआ? एक एक्ट आया, क्या? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। एक मैकेनिज्म आया जो कि आप देखोगे यूनिवर्सली, मतलब ऐसा मॉडल है जो हर जगह पे फॉलो होता है। इंडिया में तो हम बोलते हैं कि भाई मैं तेरे पे आई विल सू यू, है ना, बोलते हैं ना कि केस कर देंगे, ये कर, मतलब क्या, हर लड़ाई में कोर्ट पिक्चर में आता है। लेकिन अब अगर आप बात करो फॉरेन कंट्रीज की, वहां पे क्या है? नोबडी प्रेफर्स टू गो फॉर अ लिटिगेशन और गो फॉर दी जुडिशियल प्रोसेस में जाके अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, हेक्टिक, टेंशन वाला एक काम होता है। तो वहां पे जनरली जो डिस्प्यूट्स आपके आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो सकती हैं, कंसिलिएशन से सॉल्व हो सकती हैं, उनको वो प्रेफर किया जाता है। होता क्या आर्बिट्रेशन की, भाई दो पार्टीज के बीच में अगर लड़ाई हुई है, लड़ाई इन द सेंस कोई डिस्प्यूट हुआ है किसी भी मैटर को लेके, ठीक है। अब वो डिस्प्यूट को लेके मैं मान के चलती हूँ दो पर्सन्स के बीच में पार्टनरशिप थी। अब वो किसी मान लो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते थे। अब एक प्रॉपर्टी पे उनका डिस्प्यूट हो गया कि भाई इसको बेचने पे मतलब किसका हिस्सा इसमें ज्यादा है, किसका हिस्सा इसमें कम है। अब इस बात को लेके अगर वो कोर्ट जा रहे हैं, अगेन वही सारी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अब उन्होंने क्या किया कि भाई ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए वो एक थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं। जो थर्ड पार्टी डिसीजन देगा वही उनपे बाइंडिंग माना जाएगा। दैट मीन्स उसके उन दोनों पार्टीज को वो थर्ड पार्टी का डिसीजन मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग होगा उनपे।
अब हमने अपने सेटिंग अप में पार्टनरशिप भी पढ़ा था, ठीक है, वहां पे हमने डीड भी देखा। मैंने क्या बोला कि हर एक डीड के अंदर जर्नली वहां पे क्या लास्ट में आप क्लॉज देखोगे, क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है, कि भाई कल को कोई पार्टी के बीच में देखो डिस्प्यूट बता के नहीं आता। अब जर्नल सी बात है, जब एक से ज्यादा लोग मिल के बिजनेस करते हैं तो क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट है ना, हो जाता है। तो भाई मान के चलते हैं कि मान लो डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम कैसे रिजोल्व करेंगे, उसके लिए हम आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज रखते हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटा के हम क्या करेंगे, इसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से रिजोल्व कराएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, लिटिगेशन जनरली क्या होता है, कोर्ट से बेसिकली हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं, वहां पे हमारी हियरिंग्स होती हैं, अगर उनके डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है फिर हम फर्दर अपील करते हैं, जनरली ये प्रोसेस होता है। हमने बोला ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या है, ऑल्टरनेट मेथड हमने बोला कि भाई कोर्ट के पास भी ना जाना पड़े और हमारी अच्छे टाइमली कम पैसों में सुनवाई हो जाए। तो हमने बोला इसका ऑल्टरनेटिव हमारा एडीआर जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसमें आप देखोगे वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले तो आर्बिट्रेशन एक पार्ट है, कंसिलिएशन एक पार्ट है, ठीक है, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन और भी है कि भाई लोक अदालत हो गई, ये सब भी इसमें आते हैं। बट अगर मैं इस मॉडल की बात करूं, बेसिकली अपने मॉड्यूल को लेके चले, तो हम यहाँ पे इन सब सारी बातों के बारे में बेसिकली 3 आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन के बारे में बात करते हैं। तो मतलब क्या है, कोर्ट का ऑल्टरनेटिव है। अब कोर्ट की अगर मैं बात करूं, वहां पे क्या आपको अपना जज खुद चुनने को मिलता है कि भाई मैंने मेरा कोर्ट पे केस गया, ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करना चाहूंगी कि कौन से जज से मैं अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना चाहती हूँ। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक है, हमारे पास वो कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेटिव तरीका जो मेरा आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन है, वहां पे मेरे पास पूरा राइट है, पूरा हक है अपना जज चुनने का कि मैं किस पर्सन को अपॉइंट करना चाहती हूँ, मैं किसको इतना केपेबल, इतना एक्सपीरियंस या इतना ट्रस्ट किस पे इम्पोज कर सकती हूँ कि मेरे डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व कराए। तो बेनिफिट हो गया ना कि भाई मुझे मेरा जज चुनने का मौका मिलता है इन आर्बिट्रेशन, वेयर इन कोर्ट हमें ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम स्पीडी प्रोसेस है। अब दोनों पार्टीज क्या है, जैसे मैंने बोला कि अग्रीमेंट में आई, उन्होंने पहले ही कि भाई हो सकता है आगे जाके कोई डिस्प्यूट हो तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के थ्रू इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। अब मैं एक क्लॉज भी डाल सकती हूँ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, या मैं क्या कर सकती हूँ, एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, एक ऑल टुगेदर अ सेपरेट अग्रीमेंट भी बना सकती हूँ। उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें होती हैं देखो लिखने की, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि कितने आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट करेंगे, उसके अंदर मेंशन होगा। अगर कोई भी पार्टी कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कितने आर्बिट्रेटर होने चाहिए या होंगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो फिर हम क्या मान के चलते हैं कि वहां पे सोल आर्बिट्रेटर, दैट मीन्स एक ही आर्बिट्रेटर पार्टी म्यूचुअली डिसाइड करके अपॉइंट करेंगी, ठीक। फिर हो सकता है, देखो आर्बिट्रेशन की जब भी बात होती है और आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल की बात होती है, ट्रिब्यूनल मतलब जो हमारे आर्बिट्रेटर्स होते हैं उनके पैनल को अगर एक से ज्यादा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलेंगे, ठीक है। मतलब आर्बिट्रेटर एक या एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर हमने अपने क्लॉज में या अग्रीमेंट में मेंशन किया कि 3 आर्बिट्रेटर होंगे, ठीक है, याद रखना आर्बिट्रेटर जो मेरा जज होगा, जो डिसीजन देगा, वो कभी भी इवन नंबर में नहीं होएगा, कभी भी इवन में नहीं होगा, हमेशा ऑड में चलेगा, ठीक है। एंड वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, किसी के साथ पार्शियलिटी ना करे, उसको आपके जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने अपने क्लॉज या अग्रीमेंट में ये मेंशन किया कि एक आर्बिट्रेटर, 3 मतलब आर्बिट्रेटर होंगे, एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी अपॉइंट करेगी, दूसरा आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी अपॉइंट करेगी,
तो फिर जो थर्ड आर्बिट्रेटर होगा वो दोनों आर्बिट्रेटर, सपोज ए ने अपॉइंट किया एक्स को एंड बी ने अपॉइंट किया वाई को, तो फिर ये दो जो आर्बिट्रेटर पार्टीज ने अपॉइंट किए हैं ये दोनों मिल के एक थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, अंपायर। एंड ये तीनों मिल के डिसीजन देते हैं, मिल के इन द सेंस मेजॉरिटी में डिसीजन देते हैं, यूनानिमस नहीं होता है। आई होप आपको यूनानिमस का मीनिंग पता हो। कंपनीज एक्ट में कितनी मतलब 2-3 बार कुछ ऐसे सेक्शन हैं यहाँ पे यूनानिमस वोटिंग मतलब यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होने की बात होती है। यूनानिमस मतलब जितने लोग हैं सबके सब एक जहां बोले, एक डायरेक्शन में जाए। वेयर जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर 3 है तो मेजॉरिटी एक मतलब जो मेजॉरिटी बोलेगी वो डिसीजन होगा। मतलब 3 आर्बिट्रेटर्स हैं तो जो मेजॉरिटी जो 2 आर्बिट्रेटर बोल रहे होंगे वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो वो डिसीजन फाइनल होगा, वो डिसीजन एज एन अवार्ड हम देंगे। एंड जो मेरा आर्बिट्रेटर के डिसीजंस होते हैं जो दोनों डिस्प्यूट्स पार्टीज के बीच में हुए हैं उनकी हेयरिंग्स कंडक्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, बातें सुनी जाती हैं, एविडेंसेस भी मांगे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में या जो भी एविडेंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर मेरे आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो मेरे आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है ना उसको हमने यहाँ पे डिफरेंट वर्ड से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर्स अवार्ड, ठीक है, कि भाई वो अवार्ड दे रहे हैं आपको, दैट मीन्स वो अपना डिसीजन दे रहे हैं। आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड होता है, जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, आपको मानना ही पड़ेगा, मतलब नो इफ नो बट, ठीक है, जो बोल दिया वो फिर उन्होंने उनको मानना पड़ेगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, फ्यू केसेस, जहां पे आप अपील कर सकते हो एंड दैट टू इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अदरवाइज कोई चांस नहीं होता है अपील का। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां पे आप फर्दर अपील के लिए जा सकते हो। वेयर इन इफ वी कंपेयर दिस विद द कोर्ट, वहां पे पार्टीज हर अपने डिसीजन के बाद जो भी कोर्ट डिक्री देता है, ऑर्डर पास करता है, उसके बाद वो अपील कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आप फर्दर अपील कर सकते हो। इतना समझ में आया कि आर्बिट्रेशन में क्या है, पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, वो कोर्ट नहीं जाना चाहते, कोर्ट के दरवाजे के बाहर ही आर्बिट्रेटर बैठा है, बोलते हैं क्यों जा रहे हो तुम कोर्ट, क्यों अपना इतना टाइम, इतना कीमती टाइम वेस्ट करना चाहते हो, आओ मैं तुम्हारा केस रिजॉल्व कराता हूँ। तो एक थर्ड पार्टी जो इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, आपकी चॉइस है, आप किसको जिसको सिलेक्ट करना चाहते हो एज एन आर्बिट्रेटर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि भाई अगर मेरा जो पर्टिकुलर फील्ड है उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, अदरवाइज हम देखते हैं कि आर्बिट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया में कुछ बताया कि जैसे कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी आर्बिट्रेटर का रोल प्ले कर सकता है, प्रोवाइडेड उनको एक्सपीरियंस हो इन प्रैक्टिस, दैट मीन्स PCS, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैविंग 10 years of experience, same in the case of chartered accountant having 10 years of experience, CWA 10 years of experience, advocate 10 years of experience। तो अगेन वो पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो किसको आर्बिट्रेटर बनाना चाहते हैं। समझ में आया? वो पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर टाइम, एक लिमिटेड टाइम के अंदर, टाइम एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके आपको अवार्ड दे देगा एंड वो अवार्ड फिर बाइंडिंग होगा। क्या बुलेट पॉइंट्स हुए कि कभी भी आर्बिट्रेटर इवन नंबर, बहुत एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहाँ पे इवन नंबर में होता है, मतलब ये कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है कि इस पार्ट मतलब जो आपका जो डिसीजन होगा आप उसको इस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि आर्बिट्रेटर इवन नंबर पे थे, ठीक है, तो मतलब इवन नंबर्स भी वैलिड होता है, बट वो बहुत रेयर केसेस में, जनरली यहाँ पे ऑड नंबर्स में ही आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं। बात आई समझ में? एंड मेजॉरिटी में डिसीजन देते हैं, यूनानिमस नहीं होता, मेजॉरिटी में डिसीजन होता है। तो चलो एक हमने रोड मैप, या आप बोल सकते हो एक हम मतलब स्ट्रक्चर समझ लिया कि क्या बात होगी। अब जैसे मान लो ये आर्बिट्रेटर है, ये पार्टीज भी इसको बात बता रही है, ये सारी पार्टी, एंड डिसीजन जो ये देगा वही बाइंडिंग माना जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, कोर्ट
एक तो हमारा जरिया है कि हम कोर्ट चले जाएं, अदालत में चले जाएं, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि भाई वहां ना जाके, जैसे हम कहीं पे भी जाने का गूगल मैप पे देखते हो 2 रूट्स बताता है ना कि मतलब शॉर्टेस्ट रूट और एक लॉन्गेस्ट रूट, बोलता है कि ये लॉन्गेस्ट रूट है, ये शॉर्टेस्ट रूट है प्रोवाइडेड यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगा, लॉन्गेस्ट है लेकिन ट्रैफिक कम होगा, ठीक है। वट मतलब क्या 2 रूट्स हैं, सोल्यूशन दोनों ने एक ही जैसा देना है, पार्टीज की प्रोसीडिंग कंडक्ट करके एविडेंस के बेसिस पे ही डिसीजन देना होता है। सो आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये क्या है, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। एक डिस्प्यूट को, लड़ाई को सुलझाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक। There is a growing awareness that court will not be in a position to bear the entire burden of justice system. A very large number of disputes lend themselves to resolution by alternative mode such as arbitration, mediation, conciliation and negotiation etc. मतलब और भी होते हैं। ADR process provide procedural flexibility, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करता है, सेव वैल्यूबल टाइम, जैसे अभी आपका टाइम कितना वैल्यूबल है कि भाई एग्जाम्स आने वाले हैं, सोशल मीडिया इन सब से आपको क्या करना है, अपने आप को दूर रखना है क्योंकि आपका टाइम वैल्यूबल है। तो ये टॉपिक से हटके जा रहा है, बट मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ूंगी जहाँ पे मैं आपको मतलब मुझे समझाने का मौका मिले और मैं चूक जाऊँ, ठीक है। तो ये भी क्या है कि एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, आपका टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है। देखो अब मनी की बात यहाँ पे क्यों आई है, ये बोल सकते हो कि एक आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट काइंड ऑफ कोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना जज प्राइवेटली खुद सिलेक्ट कर रहे हो। और कोर्ट में आपको पता है सरकारी जब काम होते हैं तो भले फीस थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, कम लग सकती है, बट क्या होता है देखो, जनरली एडवोकेट्स के बारे में ये बोला जाता है कि भाई एडवोकेट आपकी जो भी केस है ना उसको मतलब अब ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करता है। अब दिस मे बी करेक्ट, दिस मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है, ये ऐसी सेइंग है कि भाई वो क्या करता है, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे हेयरिंग ज्यादा, मतलब आप उनको ज्यादा फीस दोगे, जितना वो केस खींचते रहेंगे उतनी ज्यादा टाइम टू टाइम हेयरिंग होंगी, उनकी फीस मिलती रहेगी। देखो काम करने की फीस कोई अगर ले रहा है तो वो वैलिड है, वो जस्टिफाई है, बट देन कई बार ऐसा हो जाता है आप महंगे से महंगा वकील हायर करते हैं, ठीक है, जस्ट टू रिजॉल्व दी डिस्प्यूट। तो मतलब आप मनी के मामले में आप बोल सकते हो दोनों में 19-20 फर्क होगा कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट के थ्रू आप हो सकता है कई बार ज्यादा भी पैसे लग जाए अगर आप ओवरऑल चीजों को देखो कि भाई कम टाइम में अच्छे से रिजॉल्व हो गया, पर प्रोवाइडेड आपको अपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी फीस देनी होती है। तो मनी के मैटर में हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बट हाँ अगर कोर्ट पे हेयरिंग तारीख पे तारीख चलती रहती है तो ऑब्वियसली आपकी फीस ज्यादा जाएगी, वेयर इन एडीआर में आर्बिट्रेशन में कम पैसे लगते हैं। एंड अवॉइड द स्ट्रेस ऑफ कन्वेंशनल ट्रायल कि भाई आपकी जो हेयरिंग की डेट होती है ऑब्वियसली वो आर्बिट्रेशन में कम होती है। There is therefore an urgent need to establish and promote ADR services for resolution of both domestic एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। अब डोमेस्टिक से ये मत समझ लेना डोमेस्टिक वायलेंस के डिस्प्यूट, ठीक है, कि भाई हस्बैंड वाइफ आपस में ही मार धाड़ में लगे हैं, वो वाला डोमेस्टिक नहीं, वो भी आप करा सकते हो, बट यहाँ जो डोमेस्टिक का मतलब है वो बेसिकली आपके जो इंडिया में डिस्प्यूट अराइज हुए हैं उनकी बात करा। इंटरनेशनल तो एज द नेम सजेस्ट कि एक पार्टी आपकी फॉरेन होगी, मतलब आउट ऑफ इंडिया बिलोंग करती होगी और एक इंडिया की होगी, तो उसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स या इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बोलते हैं। एंड डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स मतलब दोनों पार्टीज मेरी इंडिया की ही है। Almost all disputes including commercial, civil, labor, family disputes in respect of which parties are entitled to conclude a settlement can be settled by the ADR procedure। जैसे मैंने बोला डोमेस्टिक से वो वाली मार धाड़ मत समझ लेना, दो वो केसेस भी आप यहाँ पे रिजॉल्व करा सकते हो। ADR techniques have been proven to work in the business environment, especially in respect of disputes involving joint venture, construction projects, partnership differences, intellectual property, personal injury, product liability, professional liability, real estate, securities, etc. और भी है, ठीक है, मतलब any kind of commercial dispute या और dispute आप यहाँ पे resolve easily कर सकते हैं।
देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको हर चैप्टर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने टॉपिक से ऑलरेडी हमारे स्कैनर में क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको ये भी फैसिलिटी दी है कि एग्जैक्टली आपके उसी टॉपिक के नीचे वो जब भी क्वेश्चन पूछा गया है मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, सो दैट जब आप स्कैनर को, मैंने आपको क्या बोला है कि स्कैनर आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो बिना 3-4 बार स्कैनर सॉल्व किए मत चले जाना, अदरवाइज आपको लगेगा कि अरे ये कौन सी दुनिया में आ गए, पेपर समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली कहाँ से क्या। आप 2-4 बार स्कैनर सॉल्व करते हो, फिर आप पेपर को देखते हो, ऑब्वियसली आपने अच्छा पढ़ा हो, राइटिंग प्रैक्टिस करी हो, तो आप इजीली इस फेज से भी आप अच्छे से पास हो जाओगे। सो बेटर है आप स्कैनर को सॉल्व जरूर से जरूर करो। देखो यहीं पे आप समझ लो यहाँ से क्वेश्चन आया है ना, अब आपका काम क्या है कि मैंने आपको समझा दिया ऑर्डिनरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, इसको लिखना, इसके बुलेट पॉइंट्स बनाना, जिस अपने नोट्स इस तरीके से बनाते चलो। हम चैप्टर 13 पे पहुंच चुके हैं अभी, अगर अभी भी आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्या 17 पे पहुंचने के बाद स्टार्ट करना चाहते हो, तो प्लीज गिव इट अ थॉट। ऐसा इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, साइड बाय साइड नोट्स बनाओ। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ने के बाद दो, मतलब जैसे आज पढ़ा आपने तो 2-4 दिन बाद या उसी दिन लेटर इन द इवनिंग या कुछ घंटे बाद रिकॉल करने की कोशिश जरूर करो बिना देखे। अगर चीजें रिकॉल कर पा रहे हो दैट मीन्स जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा ही देगा। ठीक, अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। सो आर्बिट्रेशन इज द मीन्स बाय विच पार्टीज टू डिस्प्यूट गेट द सेम सेटल्ड थ्रू इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो उस डिस्प्यूट को किसी थर्ड पर्सन के इंटरवेंशन से, थर्ड पर्सन के मौजूदगी में, मतलब उसके इंटरफेरेंस से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराती है। ठीक है, थर्ड पर्सन और मोर, एक पर्सन एज जैसे मैंने बोला सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट विदाउट रिकोर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ, बिना कोर्ट की हेल्प लिए। सो सी यू इन कोर्ट की बजाय हम क्या बोलते हैं, सी यू इन आर्बिट्रेशन। Settlement of dispute is arrived by the judgment of the third person or more person who are called arbitrator। जो मेरी लड़ाई को सुलझवाते हैं, जो उसका हल निकालते हैं आर्बिट्रेशन में, हम उनको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। द पार्टीज रिपोज कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली मैं अगर किसी को अपना आर्बिट्रेटर बना रही हूँ मतलब मैं उस पर्सन पे ट्रस्ट करती हूँ, मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस है, उसकी एबिलिटीज, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल पे कॉन्फिडेंस है, तभी तो मैं अपनी लड़ाई को उसके सामने रख पाऊंगी, रख पा रही हूँ, और उसका डिसीजन पे मैं ट्रस्ट करके वो मेरे पे क्योंकि बाइंडिंग होगा तो मैं फॉलो भी करना पड़ेगा। सो पार्टी रिपोज कॉन्फिडेंस इन द जजमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर एंड शो विलिंगनेस टू अबाइड बाय हिज डिसीजन, कि जो वो बोलेगा मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। The essence of arbitration is thus based upon the principle of keeping away dispute from the ordinary court, enabling the party to substitute by a domestic tribunal. It is therefore a reference to of the matter of dispute to the decision of one or more person between the disputing parties. Arbitration and Conciliation Act is based on the United Nations Commission on International Trade Laws, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल कमोशन एंड आर्बिट्रेशन, कि ऑब्वियसली ये जो लॉ है वो कहाँ से आया है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज को ध्यान में रखते हुए ही ये लॉ बनाया। जैसे मैंने बोला कि बाहर की कंट्रीज में नो बडी प्रेफर्स टू गो फॉर अ लाइक कोर्ट रेजोल्यूशन, सब लोग क्या करते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन से जल्दी से अपना केस रिजॉल्व कराओ और चलते बनो, तो वही मॉडल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। See, Arbitration and Conciliation Act is an act to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration and enforcement of foreign arbitral award. ये इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड भी एक टॉपिक है आपके मॉड्यूल में जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे।
and also to define law relating to conciliation and for matter connected therewith. तो अभी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अपनी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, हम बात करेंगे फॉरेन अवार्ड के बारे में, एंड एट लास्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंसिलिएशन एंड मीडिएशन. तो आप देख रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लिंक बना के पढ़ो एक के बाद एक क्लासेस, तब दूसरी स्टार्ट करो जब पहली आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहती हैं, एंड तभी आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट भी कर पाओगे एग्जाम में. एंड क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, मतलब ये गारंटी ले लो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है. एंड कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, तो अच्छे से पढ़ो. द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट क्या है? Quick redressal to commercial disputes by private arbitration. Quick decision of any commercial dispute is necessary for smooth functioning of business and internationally भी accepted है. Purpose arbitration act का आने का क्या है कि quick redressal है, ठीक है, सॉरी आप बोल सकते हो टाइम सेव करता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये पर्पसेस है हमारे एक्ट के आने के. असेंस क्या है? वही सारी बात कि आर्बिट्रेशन क्या कराता है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय द डिसीजन ऑफ वन और मोर पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर. ये एक तरीके का अरेंजमेंट है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन अपोजिंग पार्टीज बाय वन और मोर अनऑफिशियल पर्सन चोजन बाय द पार्टीज. ठीक, देखो वही सारी बातें घुमा फिरा के यहाँ पे भी है. The dispute is not submitted for decision to the ordinary court but to a domestic tribunal. अब याद रखना जब भी domestic tribunal word use हो, that means we are referring to what? We are referring to the arbitration. Now process of arbitration, कि arbitration का किस procedure क्या है, मतलब एक process क्या है, क्या क्या तरीके से arbitration हो सकता है. ठीक है, देखो arbitration on the basis of procedure. पहला है यहाँ पे एडहॉक आर्बिट्रेशन, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सेकेंड बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एंड थर्ड फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन. तो कितने हुए? एडहॉक, इंस्टीट्यूशनल, फास्ट ट्रैक. एडहॉक क्या बोलता है? आर्बिट्रेशन विच इज अग्रीड एंड अरेंज्ड बाय द पार्टीज एट देयर ओन. ठीक है, एडहॉक से मान लो कि एडहॉक मीन्स ऑन देयर ओन. ऑन देयर ओन मतलब पार्टीज खुद मिलके कर रही है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन. देखो हम देखेंगे जब मैं बात कर रही हूँ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो क्या है? वो एक आप बोल सकते हो काइंड ऑफ अ रेगुलेटिंग बॉडी है जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, आर्बिट्रेटर्स को गाइडलाइंस, पॉलिसीज ये सब फ्रेम करके देती है, एंड वो गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी होती है. प्लस वो चेक करती है कि आर्बिट्रेटर कितना अपना काम इंडिपेंडेंटली, फेयरली, जस्टिस दे के कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं इंडिया में जिनकी आप हेल्प ले सकते हो. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब पार्टीज अपने आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराती हैं, द प्रोसीडिंग अंडर दिस आर कंडक्टेड एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी. आर्बिट्रेशन कैन बी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड फॉरेन. मतलब एडहॉक मतलब जहाँ पे पार्टीज खुद अग्री करती हैं और खुद अपने आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करती हैं. अपना अग्री करती हैं कैसे? या तो वो अपने जो भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें क्लॉज डाल देंगी, ठीक है, और या फिर वो एक सेपरेट अग्रीमेंट भी बना सकती है डिस्प्यूट को लेके कि भाई अगर डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में जो हमने कंडीशंस म्यूचुअली डिसाइड करके डाले हैं उनके मुताबिक काम करेंगे, खुद आर्बिट्रेटर को चुनेंगे विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन. तो वो क्या हुआ? एडहॉक आर्बिट्रेशन. ठीक है, फिर आता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. अब इसमें क्या है? व्हेन द पार्टीज टू डिस्प्यूट अग्रीज to have an arbitral tribunal to administer their dispute, it is known as institutional arbitrator. मतलब कि एक arbitral institution की help लेके हम क्या कर रहे हैं कि भाई वही हमारा arbitrator भी select करके हमें दे रहे हैं, help कर रहे हैं, guidance कर रहे हैं. तो क्या हुआ? वो institutional arbitration. The proceeding under this are conducted by the terms of the arbitral tribunal and not on the will of the parties. आर्बिट्रेशन कैन बी अगेन डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फॉरेन. एडहॉक में क्या हो रहा था? मैंने अपने आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट किया है,
एंड ऑब्वियसली प्रोसीडिंग्स हम दोनों की मतलब म्यूचुअली पार्टीज डिसाइड करें कि कब कौन सी प्रोसीडिंग कैसे कैसे होनी है। अगर मैं इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, वही मेरे आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करेंगे, या हो सकता है मैंने अपने अग्रीमेंट में क्लॉज डाल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दिया कि डिस्प्यूट होगा तो हम जाएंगे तो आर्बिट्रेशन पे रिजॉल्व कराने के लिए, एंड वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हम एक आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। तो फिर हर काम हमारे बिहाफ पे या हमारे लिए हर एक चीज कौन करे, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हमारे लिए कर रहा है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। देन थर्ड इज फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। इसमें क्या है, आर्बिट्रेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। इन फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन द प्रोसीजर आर कंडक्टेड इन सच अ वे दैट ऑल अननेसेसरी मेथड्स are abundant which are time consuming. This arbitration uphold the simplicity which is the purpose of the arbitration. देखो जनरली अगर मैं बात करूं तो आर्बिट्रेशन मतलब जो मेरे आर्बिट्रेटर हैं उन्हें फाइनल अपना जो डिसीजन है, अपना जो अवार्ड है वो विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द डिस्प्यूट 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपना अवार्ड, अपना डिसीजन देना होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फास्ट ट्रैक इसकी, तो हम मतलब क्या है कि 12 महीने की बजाय वो कितने टाइम में इस पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर। तभी तो नाम है ना फास्ट ट्रैक, कुछ तो मतलब है, मतलब क्या है कि इसमें क्या बोला कि अननेसेसरी चीजें जिनको मतलब नहीं भी करने से, उन पे ज्यादा बात ना करने से, या वो फालतू की प्रोसीडिंग्स अगर लगता है कि भाई ये अभी मतलब रेलेवेंट नहीं है तो उनको ना करके जल्दी से जल्दी केस को रिजॉल्व करना या कोशिश की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। नॉर्मली कितने टाइम होता है, 12 महीने के अंदर अंदर डिस्प्यूट रिजॉल्व होना मैंडेटरी है, ठीक है। एक्सेप्शंस हम लोग वो सब बात करेंगे, बट मैं क्या बता रही हूँ कि आपको हमारे जो आर्बिट्रेटर हैं वो 12 महीने के अंदर अंदर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना उनको करना ही होता है। बट जब हम फास्ट ट्रैक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अननेसेसरी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उनको ना करके और जल्दी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की बात की जाती है, वो होता है 6 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक में आपका केस सॉल्व होना ही होना है, ठीक है। तो हमने बोला आर्बिट्रेशन की अगर मैं प्रोसीजर के बेसिस पे जाऊं, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर है, आर्बिट्रेटर का नहीं है कि कैसे अपॉइंट करना, इस पे कंफ्यूज मत होना। आर्बिट्रेशन का क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है, तो मैंने बोला एडहॉक तरीका हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हो सकता है, और हमने क्या बोला कि हमारा फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन होता है। ये हमारा प्रोसीजर के बेसिस पर था। अगर मैं जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे जाऊं तो अगेन हमने बोला कि यहाँ पे 4 तरीके से हमारा आर्बिट्रेशन डिवाइडेड है। कैसा, पहले हमने बोला डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जैसे मैंने बोला दोनों पार्टीज इंडिया की ही है, वो मेरा डोमेस्टिक हो गया। इंटरनेशनल में एक पार्टी यहाँ की, एक पार्टी बाहर की। अब जो दूसरी पार्टी है, it could be the government of a particular country, it could be body corporate, it could be an individual, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ भी हो सकता है। अब देखो डोमेस्टिक है, इट इज अ टाइप ऑफ द आर्बिट्रेशन इन विच बोथ द पार्टीज, इसमें हाईलाइट करने वाला क्या है, बोथ द पार्टीज to dispute from the same nation, ठीक है, and the dispute between them has to be decided keeping in view the substantive law of that nation। जब दोनों पार्टीज मेरे भारत की हैं, मेरे इंडिया की हैं, तो कहाँ का लॉ लगेगा उन पे, इंडिया का लॉ लगेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया कि ये मेरा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। द डिस्प्यूट मस्ट हैव बीन अराइव्ड एंड हैज टू बी डिसाइडेड इन द नेशन ओनली, तो दैट इज द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में यहाँ पे क्या बोला गया, is that type of arbitration which happens within the nation or outside the nation. It contains elements which are foreign in origin in relation to parties or the subject of the dispute. The law applicable to international arbitration can be domestic or foreign depending upon the terms of the contract। कि भाई मैंने इंटरनेशनल में क्या बोला कि अब अगर एक पार्टी यहाँ की है, एक पार्टी वहाँ की है, और अब जैसे हम बोलते हैं हमारा आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, जॉइंट वेंचर हो गया, फॉरेन मतलब कोलैबोरेशन का अग्रीमेंट हो गया, उस पर आप जो देखोगे कि एक अगेन एक उनके अग्रीमेंट में, एक उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि
कि भाई अगर डिस्प्यूट होता है, पहले बात तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमने चलो मान लिया कि आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कराएंगे, बट फिर एक और क्लॉज क्या होगा कि कौन सी कंट्री का लॉ उस पर एप्लीकेबल माना जाएगा। थर्ड हमने क्या बोला कि फॉरेन आर्बिट्रेशन। फॉरेन आर्बिट्रेशन में यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई व्हेन द पार्टीज टू डिस्प्यूट चूज अ फॉरेन आर्बिट्रेशन और अग्रीज एंड ऑफशोर एडहॉक आर्बिट्रेशन, मतलब क्या कि पार्टीज ने क्या बोला कि हम यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व कराएंगे, हम लोग बाहर जाके, बाहर एडहॉक, हमें पता है ना कि पार्टीज खुद अपने आप अपने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स वगैरह अपने आर्बिट्रेटर को खुद डिसाइड करती है अपने अग्रीमेंट में क्लॉज डाल के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि फॉरेन आर्बिट्रेशन हम बाहर जाके बाहर के किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे एंड वहां पे डिस्प्यूट अपना रिजॉल्व कराएंगे, तो वो क्या हुआ, वो मेरा फॉरेन आर्बिट्रेशन हुआ एंड वो जो डिसीजन देते हैं वो मेरा फॉरेन अवार्ड माना जाता है। द रिजल्टिंग अवार्ड इज इन्फोर्स्ड एज फॉरेन अवार्ड। Fourth comes is the statutory arbitration. कब? It is a mandatory and compulsory arbitration imposed on the parties to dispute by the court. Statutory से क्या समझ में आया कि कोर्ट बोलता है कि भाई ये मैटर आप आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कराओ। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है। इट इज मैंडेटरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इम्पोज्ड ऑन दी पार्टीज। पार्टी पे कंपल्सरी इम्पोज किया है, किसने? कोर्ट ने। Parties have to abide by the law of land and the parties are not allowed to skip this arbitration. Consent of party is also not required. मतलब क्या कि कोर्ट को अगर लगता है ये मैटर आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होना चाहिए तो फिर वो आपका केस आर्बिट्रेशन में भेज देंगे एंड आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, आपको वो मानना मैंडेटरी है। एंड कोर्ट आपसे पूछेगा भी नहीं, आपसे मतलब पार्टी से ये भी नहीं पूछेगा कि आपको ये जो ऑर्डर हमने दिया आर्बिट्रेशन से आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने का वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं। तो पार्टीज की ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करती है। If party doesn't abide by the decision of the court, strict action can be taken against them. तो अगर मैं जुडिशरी मतलब सिस्टम वैसे जाऊं तो हमने देखा कि 4 है यहाँ पे। क्या क्या हमने बोला? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फॉरेन एंड स्टैट्यूटरी। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जिनको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जस्ट वी नीड टू गो थ्रू इट वंस। ऐसा ही है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन है? अगेन X, मिस्टर X एंड मिस Y, ठीक है, जो हमेशा Y हर क्वेश्चन हर एक उस पे Y पूछती थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब इन्होंने थर्ड पर्सन की हेल्प ली एंड ये जो छुटका सा पर्सन है दिस इज आर्बिट्रेटर। The term arbitrator is not defined in the Arbitration Act, but arbitrator is a person who is appointed to determine the difference and dispute between two or more parties by their mutual consent. कैसे determine कर रहे हैं? Mutual consent, differences क्या? Differences and dispute, ठीक है, between the parties through by their mutual consent. The person who is so appointed must also give his consent to act as an arbitrator. अब जहां पे भी मैं ये हाइलाइटर का यूज कर रही हूँ, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपने हाइलाइटर जो पेन्स हैं उनको साथ में रख के बैठो, इंक सूख जाएगी, वेस्ट हो जाएंगे जो पैसे उस पर आपने लगाए हैं। क्या प्रोफेशनल में जाके यूज करोगे? यहीं अगर यूज करोगे ना हाइलाइटर तो ही प्रोफेशनल में जा पाओगे। सो व्हाट आई मीन इज कि अपने जो की वर्ड्स हैं जो आपके आंसर में आने चाहिए उसको प्लीज हाईलाइट करो। ये वर्ड्स अगर आपके आंसर में आते हैं तो समझ जाना आपका जो आंसर है वो क्रिस्प है और टू दी पॉइंट है। इफ इट ऑल इट इज आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेटर। The arbitrator must be absolutely disinterested and impartial. अच्छा, पहले यहाँ क्या बोल रहा था कि आप तो बोल रहे हो पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, एक पर्सन थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगे जो हमारी लड़ाई को सुलझवाएगा। अब जो थर्ड पर्सन है वो भी तो अग्री करना चाहिए ना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ एज मतलब आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करने के लिए। अब मैं उसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, तो वो भी फ्री विल अपने कंसेंट से हाँ बोले, ठीक है। फिर हमने क्या बोला? वो जो पर्सन थर्ड पर्सन है ना, जो ये है
ये क्या होने चाहिए? डिसइंटरेस्टेड, न्यूट्रल, इम्पार्शियल, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, दोनों पार्टीज को जानते ना हो, ठीक है, फेयर जस्टिस, फेयर जजमेंट दे, ठीक है। तो क्या बोला? एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड पार्टीज में डिसइंटरेस्टेड बोलो मतलब क्या? उनके सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जिस वजह से लड़ाई है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी पार्टीज के साथ रिलेटेड नहीं होने चाहिए, एंड वो इम्पार्शियल होने चाहिए। He is an extrajudicial tribunal whose decision is binding on the parties. जो ये बात बोलेंगे वो क्या होगा? बाइंडिंग, पार्टीज को मानना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। The parties may appoint whomsoever they please to arbitrate on their dispute. Usually parties themselves appoint the arbitrator or arbitrators. क्यों बोला traitors? Arbitrators की सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है व्हेन द क्लॉज और द अग्रीमेंट इज साइलेंट, तो हम मानते हैं सोल आर्बिट्रेटर होगा जो म्यूचुअली डिसाइड होगा। बट आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड जनरली ऑड में ही चलते हैं। इन सर्टेन केसेस कोर्ट कैन अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर और अंपायर। अब बात करेंगे इसके बारे में कि भाई अगर आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोर्ट आपको अपॉइंट करके देंगे। एंड जब भी इस पर्टिकुलर आप बोलो आर्बिट्रेशन में कोर्ट जब भी कोई काम करता है तो फिर वो बाइंडिंग, मतलब उनका डिसीजन फिर मैंडेटरी आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि आज कोर्ट ने हमसे तो अपॉइंट हो नहीं रहा था तो हमने बोला कोर्ट के पास गया और बोला कि आप अपॉइंट कर दो। अब उन्होंने अपॉइंट करके दिया, हमें वो पसंद नहीं, हमने बोला नहीं ये तो मतलब किसी भी रीजन से, एकदम फुद्दू रीजन से हमने उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये देखने में नहीं अच्छे, ठीक है, बात करने का तरीका नहीं है, हमें ये पर्सन पसंद नहीं। फिर आप ये नहीं कर सकते, या तो खुद कर लो या फिर अगर कोर्ट ने आपको अपॉइंट करके दिया है तो फिर वो आपको मानना ही पड़ेगा। अंपायर क्या बोला कि अंपायर मतलब यहाँ पे क्यों रेफरेंस दिया गया कि मैंने बोला 3 आर्बिट्रेटर हैं, एक एक दोनों पार्टीज ने अपॉइंट किया, उन 2 आर्बिट्रेटर्स की ड्यूटी थी कि वो तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें जिसको हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर और एन अंपायर, एंड फिर वो तीनों मिलके मेजोरिटी में डिसीजन देते हैं। बट वो 2 आर्बिट्रेटर मिलके अपॉइंट ही नहीं कर पाए तीसरे को, मतलब म्यूचुअली नहीं उनकी सहमति बनी और एम्पायर को नहीं अपॉइंट कर पाए। तो फिर ऐसे केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हो, कोर्ट आपको अपॉइंट करके देगा एंड वो आपको डिसीजन मैंडेटरली मानना ही पड़ेगा। नाउ कम्स द आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? डिसीजन किसका? आपका और मेरा, डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर is known as the award. As per section 2 subsection 1 clause C, arbitral award includes an interim award. Features of the award are, अब interim award क्या होता है? interim award आप बोल सकते हो kind of the partial award, ठीक है, और अब इसको मान के चलते हैं ये पार्शियल अवार्ड है। 2 तरीके के अवार्ड होते हैं, एक हम बोलते हैं फाइनल अवार्ड और एक हम बोलते हैं इस इंटरिम अवार्ड, ठीक है। अब पार्शियल अवार्ड क्या हुआ कि भाई अभी मेरा पूरा डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन देने से पहले कुछ मैटर्स मुझे रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो जब वो मेरा आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है, जब फाइनल डिसीजन से पहले अगर कोई अपने छोटे छोटे डिसीजन, छोटे छोटे ऑर्डर्स देती है, उसको हम अपना इंटरिम अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो पार्शियल अवार्ड होता है ये, जो हमारे फाइनल अवार्ड से पहले आता है। फाइनल अवार्ड तो फिर बाइंडिंग हो गया, ठीक है, लास्ट मतलब उसके बाद आपकी प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाती है, आपकी जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल रही थी, आर्बिट्रेटर का ड्यूरेशन सब खत्म हो जाता है क्योंकि मैटर ही रिजॉल्व हो जाता है। अब इंटरिम अवार्ड क्या है? मेरा पार्शियल अवार्ड है कि भाई एक मुझे इंटरिम अवार्ड देने से पहले कुछ छोटे छोटे उनके बीच में और डिस्प्यूट्स थे जिनको मुझे रिजॉल्व करना था। मान लो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है और उसमें फर्नीचर भी है, ठीक है। अब मेन मुद्दा प्रॉपर्टी को लेके है कि प्रॉपर्टी को बेचे कैसे, कौन इसमें कितना हिस्सा लेगा, कौन कितना हिस्से का मतलब हकदार है, ठीक है। ये मेरा मेन डिस्प्यूट यही है। लेकिन अंदर का जो उसके अंदर सामान रखा है ना, उस पर भी डिस्प्यूट हो रहा है। अब पर मेन तो चीज मेरी प्रॉपर्टी को ऑल टुगेदर बेचने से रिलेटेड है। तो अगर मेरे आर्बिट्रेटर्स क्या कर रहे हैं, इन बिटवीन इंटरिम अवार्ड दे रहे हैं कि अगर जैसे ये पोर्शन
सपोज मान लो कैपिटल के बेसिस पे कि हमारा जो सारा इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर है वो उसको बेच के जो पैसा आएगा वो मिस्टर ए लेंगे, तो ये भी तो एक काइंड ऑफ अवार्ड हुआ, लेकिन ये फाइनल अवार्ड आने के पहले दिया गया जिससे कि हम फाइनल अवार्ड तक पहुंच पाए, कि अंदर के सामान को बेच के जब हम मेन मैटर ऑफ डिस्प्यूट को सेटल कर पाए उससे पहले के अवार्ड मेरे इंटरिम अवार्ड हो गए। ठीक है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सारा मिस्टर ए लेंगे, फर्नीचर को बेच के जो पैसा आएगा मिस्टर बी का होगा, तो ये मेरे इंटरिम अवार्ड हो गए। सो फीचर्स ऑफ द अवार्ड क्या है? आर्बिट्रल अवार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू इन राइटिंग। मतलब क्या, जो आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन सुनाते हैं वो इन राइटिंग होना चाहिए, पहली बात स्टैम्प पेपर में होना चाहिए। ओरल, अगर वो अपना ओरली डिसीजन दे दिया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। बाइंडिंग, जब हम बोलते हैं ना कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग, और वो कब माना जाएगा? जब रिटन होगा तो ही बाइंडिंग होगा, अगर रिटन नहीं है, ओरल है, तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा। एंड स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। फिर हम जैसे देखो, ओरल डिसीजन इज नॉट एन अवार्ड अंडर द लॉ। ओरल डिसीजन वैलिड नहीं है, वो कोई अवार्ड नहीं माना जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट लॉ के अंदर। The award is to be signed by the member of the arbitral tribunal. However, signature of the majority of the members of the tribunal is sufficient if the reason for the omitted signature stated. मतलब क्या, कि जैसे मैंने बोला मेरे 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, ठीक है, अब कोई फॉर अ वैलिड रीजन, एक तो डिसीजन मेजॉरिटी में आता है ये तो हमें पता है, ठीक है, फॉर एक कोई वैलिड रीजन की वजह से एक आर्बिट्रेटर इस पे साइन नहीं कर पाया, अपने डिसीजन जो उन्होंने अवार्ड दिया उस पे सिग्नेचर होने थे, ठीक है, एक ने एक साइन नहीं कर पाया, मान लो उस दिन वो आए जिस दिन डिसीजन सुनाना था, राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया, अब ये तो वैलिड रीजन है, अब बोलोगे थोड़ी नहीं तुम्हारा हाथ चले ना चले तुम्हें साइन करना, ऐसा नहीं है ना। तो बोलते हैं कि डिसीजन मेरा मेजॉरिटी से आया हो, अगर उसमें कोई मेरा एक आर्बिट्रेटर सिग्नेचर नहीं कर पाता है तो वो जस्टिफाइड वैलिड रीजन होने चाहिए, तो वो वैलिड होगा, उस अवार्ड को आप इनवैलिड नहीं बोलोगे। तो यहाँ तक क्या पढ़ा हमने? स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ओरल इनवैलिड माना जाएगा, ओरल मतलब अवार्ड नहीं होता है अगर वो ओरली देते हैं तो। एंड हमने बोला वो जो अवार्ड साइन करते हैं, देखो अवार्ड इज टू बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सिग्नेचर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इज सफिशिएंट। ठीक, फिर हमने क्या बोला? Award should contain reason, however two exceptions are there. अब मैं अगर किसी को अपना डिसीजन सुना रही हूँ तो मुझे मतलब मैं उसके रीजन मतलब वहां तक मैं कुछ लॉजिक से पहुंची होंगी, कुछ रीजन से पहुंची होंगी। आपने CS क्यों चुना एज अ करियर ऑप्शन, आपने CS क्यों चुना? आपके पास अपने वैलिड रीजन होंगे ना, ऐसे तो नहीं जैसे 12th का एग्जाम खत्म हुआ एक दिन उठे बोला मम्मी हम तो CS करेंगे, ऐसे तो नहीं, कुछ तो मम्मी ने बोला होगा ना कि CS क्यों करना चाहते हो, क्या करोगे, तो मतलब कुछ तो है ना आपके पास। तो ऐसे ही कि जो आर्बिट्रेटर्स अपना डिसीजन अपना अवार्ड दे रहे हैं रीजंस के साथ होना चाहिए कि आप इस नतीजे पे क्या किस रीजंस की वजह से पहुंचे हो, कि भाई हमने आपके एविडेंसेस, वो क्या बोल सकते हैं, एविडेंसेस देखे है ना, डॉक्यूमेंट्स को देखा, इन्वेस्टिगेशन कराई, उसके बाद हम ये इस पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचे हैं। बट इन्होंने क्या बोला, सिर्फ 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं जब मेरे आर्बिट्रेटर अपने डिसीजन का रीजन ना भी दे तो भी वो वैलिड है। वैसे तो इनवैलिड होगा अगर वो डिसीजन के साथ अपने रीजन नहीं देते हैं, तो वैसे वो इनवैलिड है। बट अगर 2 ऐसे केसेस हैं जहां पे अगर वो अपने डिसीजन सुनाते टाइम डिसीजन जो देंगे अवार्ड में अगर उनके रीजन नहीं मेंशन है तब भी वो वैलिड है। हमने बोला क्या, एक कि अगर पार्टीज ने जब पहले डिसाइड किया था अपने डिस्प्यूट को हम आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म के थ्रू रिजॉल्व कराएंगे, और उन्होंने वहीं पे लिख दिया था अग्रीमेंट के अंदर कि उसके लिए हमें रीजंस जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रीजंस नहीं चाहिए होंगे। तो जब पार्टीज ही आपको बोल रही है कि हमें रीजन जानने नहीं है तो फिर हम क्यों दें, ठीक है, तब एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला कि कई बार क्या होता है जब आपका आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल ही रही होती है
पार्टीज आपस में ही चीजों को रिजॉल्व, समझ लो एक थोड़ा प्रोसीडिंग्स चली, बट आप पार्टीज को लगा कि चलो यही सेटल कर लेते हैं बात को, क्यों फालतू में आगे बात को और बढ़ाना, ठीक है। तो पार्टीज ने क्या किया, खुद ही केस को मतलब एक सेटलमेंट में वो पहुंच गए, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया अपनी डिस्प्यूट के बारे में कि हम इस चलो ऐसे करके काम को निपटाते हैं, डिस्प्यूट को खत्म करते हैं। तो उन्होंने आपकी हेल्प नहीं ली, अपने अपने डिस्प्यूट को खुद ही सेटल कर लिया, और वो जो भी बात पे उनका सेटलमेंट हुआ है वो आर्बिट्रेटर को बता दी कि ये हमारी इस बात पे हमारी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गई है, एंड आप इसको ही अपना अवार्ड के रूप में हमें दे दो और प्रोसीडिंग को खत्म करो। तो जब पार्टी ने खुद ही रिजॉल्व कर लिया है, खुद ही सेटल कर लिया है, उसी सेटलमेंट को आर्बिट्रेटर एज एन अवार्ड देते हैं, तब भी हमें रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 2 एक्सेप्शनल केसेस हमें समझ में आए, वही यहाँ पे भी बात बोली गई है। द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट नो रीजन आर टू बी गिवन एंड वेयर द अवार्ड हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 30, दैट इज where the parties settle the dispute and arbitral tribunal has recorded the settlement in the form of arbitral award on agreed terms. Then और क्या होना चाहिए आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर, इट शुड बी डेटेड, इट शुड वहां पे प्लेस मेंशन होनी चाहिए, डेटेड इन द सेंस द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द अवार्ड शुड बी मेंशन, तभी वैलिड है। देखो प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड भी आ सकते हैं, ठीक है, कि एक आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्ली डेटेड, प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, प्लेस मेंशन होनी चाहिए, रिटन होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। फिर हमने क्या बोला कि रीजंस मेंशन होने चाहिए, एक्सेप्शंस 2 हैं। प्लेस, देखो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स एप्लीकेबल, क्योंकि मान लो हर स्टेट का एक अपना लॉ है, तो कहाँ पे आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट हो रही है वो भी प्लेस मेंशन होना चाहिए। Arbitral tribunal may include in the sum for which the award is made interest up to the date of the award and also direction regarding the future interest। कि भाई arbitral tribunal मान लो कोई कॉम्पेंसेशन अपने डिसीजन में सुना रहे हैं या मनी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था, ठीक है, अब उस पे कितना इंटरेस्ट एक पार्टी को दूसरे पार्टी को देना है, कैसे कैलकुलेट हुआ है, आगे फ्यूचर में वो इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें मेंशन होनी चाहिए। Arbitral tribunal may include the sum for which the award is made interest up to the date of the award, कि आज की तारीख तक कितना इंटरेस्ट एक पार्टी को दूसरे पार्टी को देना है, एंड ऑल्सो डायरेक्शन रिगार्डिंग द फ्यूचर इंटरेस्ट, कि आगे आप फ्यूचर इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। Then a sum directed to be paid by an arbitral award shall, unless the award otherwise direct, carry an interest at the rate of 2% higher than the current rate of interest prevalent on the date of the award from the date of award to the date of payment। ये क्या बोलता है कि भाई अब पार्टीज ने अपने अग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया था कि अगर डिले होता है पेमेंट करने पे, या मतलब किसी भी बात का मॉनेटरी टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट था, और ये नहीं मेंशन था कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट देर से करती है, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी पे कई बार होता है अंडर कंस्ट्रक्शन दे दे, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है हमें उसका पेमेंट करना होता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम पे सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब मान लो कोई हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ और उस पर इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन नहीं था, ठीक है, कि भाई अगर पेमेंट नहीं टाइम पे हुई तो कितना इंटरेस्ट मैं दूसरी पार्टी को दूंगी और वाइस वर्सा। तो आर्बिट्रेशन पे अगर हम इसी मामले में पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो, हमने अपना आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कराया, तो आर्बिट्रेटर जब फाइनल अपना अवार्ड देंगे तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन फिर वो किस बेसिस पे करें, उनको थोड़ी सपना आएगा कि हम इतने पे करते हैं, या पार्टीज इतना पे इंटरेस्ट करना चाहती होंगी, तो फिर वो क्या करेंगे, मान लो आज की डेट पे 5% इंटरेस्ट, एग्जाम्पल किसी भी चीज पे 5% इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, मार्केट में, तो जो मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है उससे 2% हायर करके, मतलब आपका 7% इंटरेस्ट वो चार्ज करके देंगे, मतलब आपके आर्बिट्रल अवार्ड में 7% इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे एक पार्टी को दूसरे पार्टी से पेमेंट देने को बोलेंगे। अगेन अ सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाय एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल, unless the award otherwise direct, carry the interest at the rate
2% higher than the current rate of interest prevalent on the date of the award. जिस दिन मैं अवार्ड सुना रही हूँ उस दिन, from the date of the award to the date of payment. और मतलब क्या कि मान लो उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं किया तो भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो आज मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उससे 2% हायर. The arbitral award may also include decisions and direction of the arbitrator regarding the cost of the arbitration. Cost क्या कि भाई arbitration, आप arbitrator अपॉइंट कर रहे हो तो वो अपना टाइम, अपने efforts, आप नॉलेज, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, तो उसकी भी तो फीस लेंगे, तो उनकी कॉस्ट कौन बियर करेगा. और अगर मान लो ये डिसाइडेड है कि दोनों पार्टीज बियर करेंगे तो कौन सी पार्टी कितना पे करेगी वो भी अवार्ड में मेंशन होगा. After the award is made, a signed copy should be delivered to each party for an appropriate action like implementation or recourse against the arbitral award. मतलब क्या, जब आपका arbitral award दे दिया गया, फाइनली आप साइंड कॉपी दोनों पार्टीज के पास रहेंगी. arbitral award की साइंड कॉपी दोनों पार्टीज को मिलनी चाहिए, दोनों पार्टीज के पास रहेंगी. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आर्बिट्रल अवार्ड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ये जो पॉइंट है इंटरेस्ट वाला, ये चाहो तो यहाँ ना लिखो चलेगा, बट बाकी सारे पॉइंट्स आने चाहिए कि साइंड कॉपी दोनों पार्टीज को मिलेगी, राइटिंग में होगा, स्टैम्प पेपर पे होगा, ओरल नहीं होना चाहिए, रीजंस के साथ होगा, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मेंशन होनी चाहिए, प्लेस, ठीक है, डेट, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए. अगेन आर्बिट्रेशन हमने पढ़ा कि फाइनल होता है और एक इंटरिम होता है, ठीक है. इंटरिम मतलब पार्शियली आप दे रहे हो, मतलब अपने फाइनल अवार्ड तक पहुंचने के लिए हमें कुछ मैटर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए जब मैं डिसीजन सुनाती हूँ दैट इज माय इंटरिम अवार्ड्स. नाउ कम्स द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. According to Section 2, Subsection 1, Clause D of the Act, arbitral tribunal means a sole arbitrator or a panel of arbitrator. It is left to the parties to determine the number of arbitrators for setting the dispute or differences. Only limitation देखो, only limitation यहाँ पे क्या बोली गई है कि जो हमारे आर्बिट्रेटर होंगे वो ऑड नंबर में होने चाहिए, ठीक है, इवन नंबर में अपॉइंट नहीं होंगे. इन केस द पार्टी डू नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ arbitrators in the arbitral tribunal shall consist of the sole arbitrator. अब बात आती है कोर्ट की कि कोर्ट क्या मतलब, कोर्ट यहाँ पे बोला किसको, कोर्ट की डेफिनेशन क्या है, क्या हम कोर्ट मान के चलेंगे, तो वो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है. अब देखो यहाँ पे सिंपल सा समझ के चलो, जब भी हमारा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से रिलेटेड मैटर है तो वहां पे कोर्ट किसको बोला गया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है. डोमेस्टिक में डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ रहा है, दोनों डी है ना. डोमेस्टिक मैटर में कोर्ट को किसको हम रेफर कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में किसको रेफर कर रहे हैं कोर्ट के तौर पे, हाई कोर्ट. ये याद रखना, ठीक है. तो बोलता है मींस इन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स हाई कोर्ट in exercise of his ordinary original civil jurisdiction having jurisdiction to decide the question forming the subject matter of arbitration if the same had been the subject matter of the suit. कि भाई अब मतलब बेसिकली हम अपने डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में कोर्ट किसको रेफर करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को. एंड अच्छा, इसमें एक्सक्लूड क्या करना है, any court lower than the district court is excluded in the from the definition of the court in Arbitration and Conciliation Act. Any civil court of a grade inferior to such principal civil court or any court of small causes. मतलब district court से नीचे भाई सेशन कोर्ट हो गया, इन सबको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इनको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं.
wherein when we talk about the international commercial arbitration, यहाँ पे हम हाई कोर्ट को रेफर करते हैं। देखो, हाई कोर्ट in exercise of its original civil jurisdiction having jurisdiction to decide the question forming the subject matter of arbitration if the same has been decided by in the subject matter of the dispute. In other cases, high court having jurisdiction to hear appeals from the decree of the court subordinate to the high court. अब क्या सिंपल हमने क्या समझा कि हमारे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में सिविल कोर्ट को हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रेफर किया जा रहा है, एंड हमारे अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात होगी तो वी आर रेफरिंग टू व्हाट, वी आर रेफरिंग टू दी हाई कोर्ट। क्वेश्चन यहाँ से आया है, देखो एडहॉक आर्बिट्रेशन के बारे में भी पूछा गया है एंड कोर्ट की डेफिनेशन के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। नाउ कम्स इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। दो हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एक बार क्विकली पढ़ते हैं वापस से। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। हाईलाइट करते चलो कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट एज कमर्शियल। मतलब क्या, एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, कोई कमर्शियल, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ अ प्रॉफिट उसमें हो। जैसे हम बोलते हैं ना बिजनेस में क्या है, हम बिजनेस किस चीज को बोलते हैं कि मैं बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एक ऐसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ जिससे मुझे कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में गेन होगा, गेन और लॉस, ठीक है। तो वो मेरा क्या हुआ, मेरा कमर्शियल ट्रांजैक्शन है जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो बोलता है ऐसी कोई ऐसा लीगल रिलेशनशिप, वेदर उस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, अंडर द लॉ इन इंडिया एंड वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी, उनमें से एक पार्टी क्या है, एक तो इंडिया की होगी, ठीक है, बट दूसरी कौन सी होगी, इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल और हैबिचुअल रेजिडेंट इन द कंट्री अदर देन इंडिया। इंडिविजुअल भी हो सकता है बाहर का, कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड द कंट्री अदर देन इंडिया, ठीक है, या हमने बोला कि वहां की गवर्नमेंट हो सकती है या एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whose central management and control is exercised in any country other than India। इंटरनेशनली क्यों बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल मतलब बाहर से एक पार्टी है और मेरी इंडिया की एक पार्टी है, उनके बीच में कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी जिसको लेकर लीगल रिलेशनशिप डिफाइन था, वेदर वो कॉन्ट्रैक्चुअल था या नहीं, दैट इज नोन एज माय इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। फाइन। क्वेश्चन, अब देखो ये पॉइंट्स याद करो एंड ये क्वेश्चन खुद बिना देखे आंसर को साथ साथ लिखते चलो, अच्छा रहेगा, चीजें अच्छी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी आपकी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं, बोलते हैं फॉलोइंग are the persons who are legal representative। कौन, a person who in law represents the state of the deceased person, कि भाई एक पर्सन के मरने के बाद इनकी प्रॉपर्टी कौन बेसिकली हैंडल कर रहा है, वो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ, ठीक है। any person who intermeddles with the state of the deceased, one of kind of a same thing कि भाई लॉ के हिसाब से कौन पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। या एक जिसको मेरी हम बोलते हैं ना विल, है ना, कि विल में मैंने क्या बोला है कि भाई मेरे मरने के बाद ये पर्सन मेरी प्रॉपर्टी का केयर टेकर होगा या मेरी प्रॉपर्टी इस पे इसको मतलब ओनरशिप इसके पास चली जाएगी, तो वो भी क्या हुआ, वो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। फिर बात आती है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की, ठीक है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, हमने समझ लिया कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट referred to in section 7। arbitration agreement क्या है, arbitration agreement has been defined as to mean an agreement by the parties to submit to arbitration। क्या सबमिट करेंगे कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टीज के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को वो आर्बिट्रेशन के मैकेनिज्म के थ्रू रिजोल्व कराएंगे, उसको हमने एक अग्रीमेंट के फॉर्म में लिखा है या हमने अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाला है, ठीक है। एंड ये भी याद रखो, भले वो मान लो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है, किसी भी रीजन से वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड होता है, वॉइड माना जाता है, तब भी जो मेरा आर्बिट्रेशन का क्लॉज है वो परफेक्टली वैलिड रहेगा, उस पे इस इनवैलिडिटी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये जो क्लॉज है वो माना जाएगा कि ये तो एक सेपरेट अग्रीमेंट है, तो इनवैलिड अगर भले मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन मेरा आर्बिट्रेशन का जो क्लॉज है वो हमेशा वैलिड रहता है।
तो submit to arbitration all or certain dispute which have arisen, जो arise हो चुके हैं, ठीक है, या फ्यूचर में हो सकते हैं। भाई लड़ाई तो कभी भी किसी की भी कहीं किसी से भी हो सकती है, ठीक है, मतलब अगर आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी रिलेशनशिप में, तो क्या बोलता है कि भाई जो डिस्प्यूट आज हो चुके हैं या जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्टीज अग्री कर रही है कि इसको हम कोर्ट के बजाय, ठीक है, जुडिशरी के प्रोसेस के बजाय, लिटिगेशन के बजाय हम कहाँ लेके जाएंगे, आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कराएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। देन फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बोला, या एक सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है। आप किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। एंड कब कब राइटिंग में माना जाएगा, देखो एक तो हमने बोला कि हमने राइटिंग में एक्चुअली उसको एक सेपरेट अग्रीमेंट राइटिंग में बनाया है, वो तो ऑब्वियसली राइटिंग में है और एक सेपरेट अग्रीमेंट है। फिर हमने बोला अगर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जहाँ पे पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया और उसको साइन कर दिया, तो वो भी माना जाएगा, वो परफेक्टली वैलिड होगा, वो भी माना जाएगा कि ये एक काइंड ऑफ अ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। अगर पार्टीज कोई डॉक्यूमेंट साइन कर देती हैं, ठीक है, तो भी वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड होगा। या कोई लेटर, ठीक है, टेलेक्स, टेलीग्राम या एनी मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अगर एक्सचेंज कर लेती हैं, ठीक है, और दूसरी पार्टीज को डिनाई नहीं करती है, तो वो क्या होगा, हमारा वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होगा। बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आजकल तो देखो बिजनेस जर्नली ऑनलाइन है, आप चीजें व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं लोग, ठीक है, होता है ना, कितनी सारी चीजें लोग व्हाट्सएप के थ्रू ही सेल परचेज करते हैं, या मैं बोलती हूँ ईमेल कर रहे हैं, तो उसको भी हम वैलिड मानेंगे कि वो राइटिंग में ही है। विच प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड, प्रोवाइडेड आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर किसी चीज का आपने किसी भी तरीके से अग्री किया है आर्बिट्रेशन, अपनी डिस्प्यूट रिजॉल्व आर्बिट्रेशन से कराने के लिए, उसका रिकॉर्ड है, तो वो वैलिड है, ठीक है। तो हम उसको मान के चलेंगे कि एक सेपरेट अग्रीमेंट आपने बनाया है जो कि राइटिंग में है। एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस in which existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other, कि भाई एक पार्टी ने क्लेम किया कि क्लेम्स उनके आपस में कोई बात चली और एक ने क्लेम किया, ठीक है, और दूसरी पार्टी ने मना भी नहीं किया कि एक ने ये मान लो क्यों किया कि मतलब कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड बात हो कि हम ये आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे, दूसरी पार्टी ने इसको मना नहीं किया अपने डिफेंस में, तो मान लेंगे कि दूसरी पार्टी भी अग्री करती है, ये परफेक्टली एक रिटन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट माना जाएगा। The reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement। हमने माना कि भाई एक clause भी arbitration agreement का ही काम करता है if the contract provided writing में हो and reference to such as to make the arbitration clause part of the contract। तो इससे भी क्वेश्चन आए हैं, ये देखो 2000। अच्छा एक बार और बोल रही हूँ, जस्ट अ रिमाइंडर कि इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं हर रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ पे सेम चीज अलग अलग ईयर से मेंशन करूँ कि भाई हर साल ये क्वेश्चन आया तो मैं हर बार यहाँ पे डालूं। भाई एक बार आया है मतलब आया है एग्जाम में, आगे भी पूछा गया हो। अब स्कैनर में यही तो होता है कि बार बार अगर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसका रेफरेंस दे दिया जाता है, तो मतलब ये मत समझ के बैठ जाना कि सिर्फ 2015 में पूछा है, उसके बाद भी और उससे पहले भी पूछा गया है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है एंड शुड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बी इन राइटिंग वेदर जुरिसडिक्शन एंड वेदर जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार। तो आप राइटिंग में कैसे बताओगे, ये सारे पॉइंट्स मैच आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेक्शन 8 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टिल सेक्शन 7 कोई डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एंड इसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, पॉइंट वाइज बनाओ, कीवर्ड्स हाईलाइट करो, अपने नोट्स में लिखोगे तो इजीली चीजें आपको, और बाद में भी हर बार आप वीडियो नहीं देख सकते हो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है क्योंकि और सब्जेक्ट में सिर्फ ये थोड़ी पढ़ना है, तो इसीलिए टाइम को मैनेज करके चलो, नोट्स बना के चलो, अच्छे मार्क्स से आप डेफिनेटली पास होगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।